एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, एक एक करके हर क्वेश्चन की हिंट और थोड़ा बहुत करते करते हम ट्राई करके करते आगे बढ़ते हैं। तरीका सिखा दूंगा ताकि आपको रिकैप हो जाएगा टॉपिक्स का। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो ध्यान से। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द स्ट्रेट लाइन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है एक्स और वाई, और एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कुछ एरिया बना रही 48 यूनिट्स। इफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन L मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस। इस लाइन से अगर परपेंडिकुलर ड्राई करें तो ये 45 डिग्री बनाता है। तो पूछा बी और सी की वैल्यू क्या होगी। ये गिवन डेटा यहां तक समझ में आया। एक तो एरिया गिवन है, दूसरा आपको गिवन है यहां से परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये एंगल 45 डिग्री। तो डायग्राम ही सबसे पहली स्टेप होती है। अब बताओ इस डायग्राम को देख के आपको क्या क्या नॉलेज मिल रहा है, क्या क्या आप कर सकते हो, सोचो। सर इसका जो एरिया है वो 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइड हो रहा है। लाइन पे अगर परपेंडिकुलर तो हम फुट परपेंडिकुलर निकाल सकते। हाँ बताओ क्या कह रहे थे, सॉरी। एरिया देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा। सर 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स में डिवाइडेड है। सर हमें इससे ये पता चला अगर 45 डिग्री है तो वो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल होगा। नहीं, 45 डिग्री तो ये परपेंडिकुलर है, इससे एक्स और वाई इक्वल नहीं होगा, और ये दो इक्वल राइट एंगल ट्राइंगल होंगे ऐसा भी कोई जरूरी। तो डायग्राम मैंने ऐसा बनाया। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है ना। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा। ये मान लो कुछ लेंथ होगी, ये आपकी कुछ लेंथ होगी, हाफ बेस इनटू हाइट करना पड़ेगा। ये आपकी हाइट है, ये आपका बेस है। तो आपको ये पॉइंट्स पता करने पड़ेंगे पहले। ये पॉइंट है ए मान लो, ये पॉइंट है बी। बताओ ए कैसे निकालोगे। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा इस लाइन के ऊपर। इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, ये कैसे निकालोगे पॉइंट ए। सर जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी है उसको इक्वल टू लैम्डा ही। नहीं नहीं, ये 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3D में लैम्डा करते हैं। पॉइंट एक्स एक्सिस पे कैसे पता करेंगे कोऑर्डिनेट। की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। किसकी वो जीरो, सर y की वैल्यू को। किसकी वैल्यू को 0 पुट अप करोगे। सर y। वाई एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। इस लाइन में अगर y को 0 रखेंगे तो x जो आएगा y का x कोऑर्डिनेट होगा। तो y को अगर 0 रख दें, x प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी -c। तो y को 0 रखने पे x -c आ रहा है। तो ये पॉइंट पता चल गया। अब बताओ b कैसे निकलेगा। सर एक्स कोऑर्डिनेट को 0 रख के। हाँ, इस बार y एक्सिस पे पॉइंट है तो इस बार x को 0। ध्यान रखना कभी भी एक्सिस पे पॉइंट निकालना आसान होता है। यहाँ पे y को 0 रखा, यहाँ पे x को 0 रखा, तो x को 0 रख दोगे तो y कितना आ जाएगा by इक्वल टू -c। तो y आ जाएगा -c पे भी। तो आपको ट्राइंगल के इसको के 2 कोऑर्डिनेट पता चल गए, मतलब हाइट भी पता है, बेस भी पता है। तो ये लेंथ हो जाएगी c के बराबर, कोऑर्डिनेट मतलब ये लेंथ हो जाएगी -c के बराबर क्योंकि पॉजिटिव ही होगा, और ये लेंथ हो जाएगी -c/b के बराबर। हो सकता है c नेगेटिव। अंडरस्टूड यहां तक। यस सर। इस ट्राइंगल का बेस पता चल गया, हाइट पता चल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, हाफ
बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है -c, हाइट कितनी है -c/b, और एरिया कितना है 48। 48। तो यहां से एक रिलेशन आएगा c²/b इक्वल टू 96। अंडरस्टूड? यस सर। क्लियर है? अब दूसरा रिलेशन बताओ, ये एंगल को कैसे यूटिलाइज करोगे। अब देखो ध्यान से, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्या ये वाला एंगल पता कर सकते हो? यस सर। यस तो 45 होगा। नहीं नहीं, सोचो वापस से। एक प्रॉपर्टी होती थी, मान लो ये एंगल, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये कितना होगा थीटा प्लस अल्फा। एक्सटीरियर एंगल Yes. प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, है ना? यस सर। ये थीटा ये अल्फा, तो ये कितना होगा थीटा प्लस अल्फा। या फिर आप ऐसे सोचो, ये थीटा है ये अल्फा है, तो ये निकाल लोगे पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, और ये टोटल पाई होता है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। तो ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 45। अंडरस्टूड? यस सर। और ये इंक्लिनेशन है लाइन का, तो स्लोप ऑफ द लाइन निकाल लोगे। स्लोप का फॉर्मूला tan ऑफ थीटा, और एक बार थीटा कितना है क्वेश्चन के हिसाब से, पॉजिटिव के साथ एंगल कितना बना 90 प्लस 45, tan ऑफ 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा -1। तो यहां से आपका स्लोप आया -1। अच्छा, लाइन की इक्वेशन से भी स्लोप निकाल सकते -a/b, यस। तो -1/b, कोफिशिएंट ऑफ x है 1, कोफिशिएंट ऑफ y है b, तो स्लोप का फॉर्मूला कितना हो जाएगा -a/b। ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होगा, तो -1/b इक्वल टू -1, तो b 1 आ जाएगा। b की वैल्यू 1 यहां रखोगे तो c आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। तो देखो डायग्राम Yes, से sir. सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल को इक्वेट किया, एरिया हाफ बेस इन हाइट। इससे आपको थोड़ा ये सोचना चाहिए था कि पॉइंट निकालना आसान होता है। कोऑर्डिनेट्स के साथ एरिया ऐसे ही बनता है, ये बेस होता है, ये हाइट होती है। और दूसरा हमको ये 45 दिया था, ये 90 दिया था, हमने थीटा निकाल लिया, थीटा से स्लोप निकल गया, स्लोप को इक्वेट कर दिया, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल को क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो गया। अंडरस्टूड? यस सर। 52 Yes, sir. 52 ट्राई करो, वेक्टर का क्वेश्चन है, और एक्यूरेट आंसर निकालो। हाँ पूछ लो। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन में था वो राइट एंगल ट्राइंगल ही था, दोनों एंगल 45 आ रहे थे, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल ही होगा ना उस हिसाब से। नहीं, सर मैंने ऐसे ही करा था। फर्स्ट वाले नहीं नहीं, सुनो सुनो, आपकी जो लाइन है वो ऐसी कुछ है, मान लो ये लाइन है,
अब यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो ये 45 है, अंडरस्टूड। यस सर। ये एंगल 45 होंगे, ये जरूरी नहीं। अच्छा, अब ये कह सकते हैं, हाँ ये 90 है तो ये 45 होगा, ये बोल सकते हो, ठीक है। यस सर। हाँ ये भी ऊपर 45 वाला बोल में सकते हो, हाँ 45 आ रहा था। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। ये अगर 45 है तो ये 45 होगा क्योंकि ये 90 है, तो ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल होंगे, तो आप इंटरसेप्ट को भी इक्वल कर सकते हो। वैसे भी स्लोप -1 आया था ना, तो वहां से भी दिख गया था, क्लियर है। यस सर। आपने इंटरसेप्ट को इक्वल किया, मैंने स्लोप से इक्वेट कर दिया, है ना। यस सर। करेक्ट सी की वैल्यू आ गई थी फिर। हाँ हाँ ठीक है। ए पता है, बी पता है, सी के बारे में एक रिलेशन दिया हुआ है, दो रिलेशन, तो सी निकालना पड़ेगा। ए माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू दिस, और ए डॉट सी भी दिया हुआ है। कर रहे हैं सर। बताओ, करो। सर जो फर्स्ट रिलेशन दिया हुआ है वहां से सी की वैल्यू आ रही है एंड सेकंड रिलेशन में पुट करके डी की वैल्यू आ रही है। पूरा सी वेक्टर आ रहा है। यस सर। ठीक है, सी को क्या अज्यूम किया था आपने, कैसे स्टार्ट किया क्वेश्चन। सर हम सी को पी आई कैप प्लस में क्यू जे कैप प्लस में आर के कैप लेट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व कर सकते हैं। हमें ए और बी तो गिवन ही है। सी अननोन है तो आप कुछ अज्यूम कर लो, मान लो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अब यहाँ पुटअप करके देखते हैं, ए माइनस सी, ए माइनस सी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 आई कैप, वाई प्लस 3 जे कैप, जेड -1 के कैप। ठीक है, और बी आपको दिया होगा है। सर 2 माइनस एक्स नहीं आएगा। अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। ए माइनस सी, ए माइनस सी मीन्स ए 2 माइनस एक्स -3 माइनस वाई 1 माइनस के। अंडरस्टूड एवरीवन। यस सर। यस सर। और बी आपको दिया हुआ है 3 2 5। इन दोनों का करना है क्रॉस, ए माइनस सी क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई जे के, ए माइनस सी के कोफिशिएंट
और बी के कोफिशिएंट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आई कैप के साथ आपके पास क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -15 -5y -2 -2 + 2z, ये आई कैप के साथ आएगा। और जे कैप के साथ क्या आएगा, माइनस जे कैप के साथ। किया था आप लोगों ने इतनी मेहनत कि डायरेक्ट कर दिया कुछ? सर ऐसे ही किया था। 5p -3 प्लस में 3r। प्लस में 3z। ओके सर। और के कैप के साथ सर 4 - 2x प्लस में 9 प्लस में 3y। कैलकुलेशन एक बार देखना है। जे के साथ दिस इंटू दिस -3, सही है, ठीक है। तो आई के साथ क्या क्या आ जाएगा, माइनस का 5y प्लस का 2z -17, ये आ रहा है। यस सर। यस सर। जे के साथ माइनस का 5x प्लस का 3z प्लस का 7 में माइनस। ओके के साथ -2x प्लस 3y 9 + 7 9 + 4 13। अंडरस्टूड। यस सर। अब ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है, यस सर। तो इनके जे कैप के कैप और के आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो आपके पास 3 इक्वेशन आएगी। पहली इक्वेशन -5y प्लस 2z -17 इक्वल टू माइनस का 18। सेकेंड इक्वेशन माइनस का 5x प्लस 3z प्लस 7 इक्वल टू माइनस का 3। ये माइनस भी अंदर जाएगा तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। और के कैप का कोफिशिएंट कंपेयर करोगे -2x प्लस 3y प्लस 13 इक्वल टू 12। ये 3 इक्वेशन आपके पास, वो 3 अननोन। जैसे इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से मान लो जेड को एलिमिनेट कर देना, तो एक्स और वाई में एक रिलेशन आएगा, उस एक्स वाई के रिलेशन को थर्ड के साथ सॉल्व करोगे तो एक्स और वाई आ जाएगा, एक्स और वाई आएगा, वैल्यू रख के जेड निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स वाई और जेड तीनों निकालना पड़ेगा। अंडरस्टूड। यस। यस सर। तो आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा और फिर एक बार डॉट प्रोडक्ट लेके चेक कर लेना कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर पूरा जब सी वेक्टर आएगा फिर डी निकालोगे, डी को वापस कैसे निकालना, बी क्रॉस सी। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। अगर आपके पास बाकी कुछ नहीं मिल रहा और अकेला यही क्वेश्चन हो तो फिर आप ये कर सकते जल्दी हो गया था सर। हो गया था। हाँ जी सर। यस सर। तो शुरू के 2 क्वेश्चन ये आए थे आपके। पहला वाला में एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट था, उस वो भी इतना टफ नहीं था, डायग्राम बना के थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाते तो हो जाता। सेकंड क्वेश्चन भी डुएबल था। अब तीसरा क्वेश्चन आया था आपको स्टैटिस्टिक्स का, ये करके आए थे। ट्राई किया था, आंसर नहीं आया फाइनली। चलो अभी करो सब लोग। मीन एंड वेरिएंस बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आया जी। मीन और वेरिएंस दिया हुआ है, पूछा ए और बी पता करो। डेटा क्या है, 6 4 ए 8 बी 12 10 13। ये 8 एंट्रीज है, इसका मीन आपको दिया हुआ है और वेरिएंस आपको दिया हुआ है। तो मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करके ए और बी में रिलेशन डेवलप करो।
A plus B is equal to 29. ओके, सिंप्लीफाई करो सब लोग सर ए जल्दी से। प्लस में मेरा 19 आया है। 19 या 9 टर्म्स है ना? 9 है, Yes, sir. 6 4 A 8 B 12 10 1 2 3 4 Yes, 5 sir. 9 सर 19 आया है। टर्म्स तो 8 है ना, 9 टर्म्स है। ए प्लस बी 9 कहाँ पे है देखो ना, सर 8 है। 8 ही तो है। मीन आपको दिया हुआ 9 और ये, सर मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी 19 आया है। हाँ Yes, हाँ A तो सुन लिया मैंने 19 आया। मैं तो जिस बच्चे ने 8 बोला था 9 बोला था उसका जवाब दे रहा था। सॉरी सर। इन सबका सम 6 4 8 12 10 13 का सम करोगे तो आएगा 53। चेक कर 53. लेना। Yes, sir. तो a प्लस बी आपका आ जाएगा 19। अब वेरिएंस से रिलेशन निकालो, ये तो आसान है, वेरिएंस पता करो। वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करो, जल्दी से निकालो एक और रिलेशन। तो टेस्ट में गलती से 8 की जगह 9 लिख दिया था, इसलिए आंसर नहीं आया। अब ये सब चीजें ध्यान रखनी है, क्रॉस चेक जरूर करना है। ऐसे क्वेश्चन जो हमें नंबर देके जा सकते हैं उनको वापस क्रॉस चेक कर लिया करो कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है, अदरवाइज +4 रह जाएगा आपका। समेशन एक्स स्क्वायर पता करो, वहां वैल्यू पुट करो। चेक करना कैलकुलेशन। Yes, sir. फाइनल आंसर निकालो आप लोग, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, एग्जाम में आपको करना है कैलकुलेशन भी। ये सब जेई के क्वेश्चन है, सब कुछ फॉर्मूला पता है, सारी वैल्यू रख दी है, इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 193 आ रहा है। अब ए बी की वैल्यू पता करो, प्रोडक्ट ए बी की, दो रिलेशन को यूज करके चेक करो फाइनल आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, ए प्लस बी पता है, ए और बी आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक सेकंड सर बस।
और किसी को डाउट हो, कोई स्टेप में नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना। सर 103 आ रहा है। ए बी की वैल्यू, नो सर, आंसर फाइनल। ए बी सर कितना है? सर ए बी की वैल्यू 84 आई है। ए बी की जगह 84 आ जाएगा, फाइनल आंसर में 19 प्लस 84 कर देना। यस सर 103। 103 आ रहा है सर। ठीक, अब ये तो चलो ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको करके आना चाहिए था, करके आए थे? यस सर। ये फॉर्मूला बहुत बार सिखाया है मैंने, कहा है स्टैटिस्टिक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है वेरिएंस और मीन का। ऐसे क्वेश्चन तो भी कम से कम छोड़ा मत करो, और कैलकुलेशन का ध्यान रखो अगर एग्जाम में करना है ऐसे क्वेश्चन। ये शुरू के 3 क्वेश्चन डुएबल थे, तो ध्यान रखना अगली बार अगर ऐसी वेराइटी आती है तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अब इसके अलावा एपी से भी एक क्वेश्चन आया था। एपी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले ही सिखाया था, एपी बाइनोमियल क्वाड्रेटिक सब। जो क्वेश्चन एक एपी से आया था उसको ट्राई कर लेते हैं। पढ़ो ध्यान से इस क्वेश्चन को, और गिवन डेटा को ढंग से उतारो, देखो क्या पूछा है। सर यहाँ पे जो ऑल ऑड टर्म्स का मतलब है वो पोजीशन से उसका। इन सब सुनो ध्यान से सब लोग। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन। एक एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स इज 24। मतलब जो ऑड पोजीशन पे टर्म्स है उनका सम 24। सम ऑफ ऑल इवन टर्म्स इज 30। इवन पोजीशन पे जो टर्म्स है उनका सम 30 है। लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय दिस। तो आपके पास 3 अननोन है, ए डी और एन। एक एपी में 3 ही अननोन होते, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और एन। और 3 अननोन को निकालने के लिए 3 कंडीशन दी है। ये सारे जेई की पीवाईक्यू टाइप ही थे। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करके ए एन और डी निकाला। अब ये 10th लेवल का क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। करो ट्राई, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर नंबर ऑफ टर्म्स एन है, और टर्म्स कितनी होगी? n/2 सर n/2। इवन टर्म्स? सर n/2 n/2। करो सॉल्व, आंसर निकालो।
खैर उसकी भी जरूरत नहीं थी। लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 21/2, इसका मतलब जो लास्ट टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म से कितनी ज्यादा है, 21/2। लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 21/2। The number of terms which are integers in this AP. देखो ऑड टर्म्स की अगर बात करें और इवन टर्म्स की बात करें, ऑड टर्म्स में तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो भी ऑड फर्स्ट टर्म हम कंसीडर करेंगे, जो भी ऑड टर्म्स में उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए। यस सर। कॉमन डिफरेंस डी नहीं, 2D हाँ कॉमन डिफरेंस ऑड टर्म का लेना, पहली टर्म फिर तीसरी टर्म फिर पांचवी टर्म, है ना। ऑड टर्म्स कौन कौन सी होगी, ए। ऑड टर्म्स की बात करोगे A1 A3 A5 एंड सो ऑन, तो ये ए, फिर अगला क्या आएगा A+2D A+4D एंड सो ऑन। तो आपको बहुत ध्यान से करना है, जल्दबाजी में गड़बड़ करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा हाथ में। कॉमन डिफरेंस होगा 2D। नंबर ऑफ टर्म्स है n/2। फॉर्मूला अप्लाई कर दो Sn का, सम ऑफ n टर्म्स आपको गिवन है, इसकी जो भी n/2 टर्म्स है उसका सम आपको गिवन है 24। यहां से एक रिलेशन डेवलप करो। इवन टर्म्स में सेकेंड टर्म से चालू होगा A2 A4 एंड सो ऑन, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या आएगा, A+D। कॉमन डिफरेंस इसका भी 2D होगा। नंबर ऑफ टर्म्स इसकी भी n/2 और इसका सम आपको दिया हुआ है 30। यहां से दो रिलेशन आपको आएंगे, अंडरस्टूड। तो पहले मैं सब पहले वाला का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं ऑड के लिए। फॉर्मूला क्या होता है Sn का, Sn is equal to n/2 2a plus n minus 2 1 प्लस into में डी 24 इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2। ये सब काम आपको खुद से करना चाहिए था, इंटू 2D। पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा, बाहर वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 48 इक्वल टू n, अंदर वाले से 2 कैंसिल हो गया था, a प्लस n/2 माइनस 1 इंटू डी। एक रिलेशन ये आया। दूसरा इवन वाले से करोगे 30 इक्वल टू वापिस n/2 2a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी।
वापस 2 कैंसिल कर देना, 2 उधर चल जाएगा, 60 इक्वल टू n, यहां से आएगा a प्लस n बाई 2 माइनस 1 इंटू डी और एक प्लस का डी एक्स्ट्रा, तो ये आ जाएगा n माइनस ये d और ये माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक चेक करना। तो यहाँ से एक रिलेशन आएगा, तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को भी आप और अच्छे से लिखना हो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू a प्लस 21/2, यहाँ से a और a ही कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी। अंडरस्टूड? यस। अब आपको a पता करना पड़ेगा, d पता करना पड़ेगा और n, फिर उनकी वैल्यू रख के ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितनी टर्म्स इंटीजर्स आ रही है। ऑप्शन से अगर देखें तो थोड़ी ही टर्म आ रही है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन काम ये है कि इन 3 इक्वेशन को कैसे आप सॉल्व करके a, n और d निकालते हैं। अंडरस्टूड? यस। यस सर। Yes, sir. एक ये क्वेश्चन, A is a 3x3 matrix, a square a minus 2i minus 4a minus i is a null matrix, तो a की पावर 5 निकालना है। हो गया था सर। किया था सर। ठीक है, a की पावर 5 निकालना है और फिर अल्फा बीटा गामा को कंपेयर, मतलब a की पावर 5 को कंपेयर करना है इससे और अल्फा बीटा गामा निकालना है। तो जिसने नहीं किया एक बार देख लो, a स्क्वायर a माइनस 2i माइनस 4a माइनस i, ये दिया हुआ है आपको। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कितना आएगा, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4i प्लस 4i इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? यहां से a क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन देखते रहना, 2a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4i। अंडरस्टूड? यस। यस सर। लेकिन आपको तो a की पावर 5 निकालना है, तो a की पावर 5 निकालने के लिए क्या करोगे, एक बार लिख लेंगे। a स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देना, इस पूरी इक्वेशन को a स्क्वायर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यहाँ पे a की पावर 5 आ जाएगा, यस। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब पूरा आंसर आपको कन्वर्ट किस में करना है, a स्क्वायर a और i में, तो आपको इस a क्यूब का वापस यूज करना पड़ेगा। इन शुरू के 2 में से a क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या, a प्लस 4i सॉरी 2i माइनस 4a स्क्वायर। मैं पूरे को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं a स्क्वायर a और i में ही, वापिस से a क्यूब की जगह ये लिख दो, मैनिपुलेटिव क्वेश्चन था ये। अब इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करोगे, वापस से a क्यूब क्रिएट होगा, उस a क्यूब की जगह वापस ये लिख देना। अंडरस्टूड एवरीवन? a से मल्टीप्लाई करोगे, से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 a क्यूब एंड सो ऑन, जहां पे भी a क्यूब आए उसकी जगह बार बार ये रिप्लेस करते जाना, तो आपका फाइनल आंसर a स्क्वायर a और i के टर्म्स में आएगा, उससे फिर अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन डूएबल था। अगला, इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द लाइन इज दिस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये करके आए थे। अरे ये तो किया होगा कि नहीं, A और B पता है, ये तो कितना आसान क्वेश्चन है। 4 7 1 3 5 3, एक पॉइंट P की इमेज है Q, जो आपको निकालनी है। सबसे पहले क्या करोगे, सर फुट बोलो। ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल। लेकिन उसको निकालने से पहले क्या करोगे, हैं? सर पहले पॉइंट लेट करेंगे। पॉइंट कैसे लेट करोगे, सर
अल्फा बीटा गामा करके या फिर ABC करके। 3 अननोन हो जाएंगे ना, पहले से ऑलरेडी 3 अननोन है, 3 अननोन और ले तो 6 अननोन को सॉल्व कैसे करोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाल लोगे? सर लास्ट मिड पे, पॉइंट कर लेंगे लाइन पे। अरे तो फिर भी वो, चलो पॉइंट आ गया, फिर क्या करोगे? चलो मिड पॉइंट आ गया, फिर क्लास का इलस्ट्रेशन है, सेम क्वेश्चन, क्लास में नोट्स निकाल के देखोगे ऐसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे? बाकी इक्वेशन लोग निकालेंगे। फिर इसे वेक्टर की तरह ट्रेड करके क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। नहीं, सबसे फंडामेंटल चीज क्या है? से थीटा 90 पुट करके डॉट प्रोडक्ट। कहाँ से ये सब चीजें आ रही है? सबसे बेसिक चीज क्या है? सबसे पहले ए बी लाइन की इक्वेशन आएगी, तभी तो पॉइंट अज्यूम करते हो। इमेज वाले क्वेश्चन की पहली स्टेप रहती है पॉइंट अज्यूम करना, लेकिन पॉइंट अज्यूम कैसे करेंगे जब तक लाइन की इक्वेशन नहीं आएगी? तो सबसे पहले आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट है तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। यस सर। तो फिर सबसे पहले लाइन ए बी की इक्वेशन लिखो, लाइन ए बी की इक्वेशन आएगी, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर अज्यूम करना। ये बेसिक बोलना चाहिए था आपको, सेम क्वेश्चन क्लास में आया। सबसे बेसिक स्टेप क्या है? सबसे पहले लाइन की इक्वेशन निकालना। तो ए और बी से पास होने वाली जो लाइन है उसकी इक्वेशन निकालो सब लोग, बैठे मत रहो क्लास में। ए बी की इक्वेशन निकालो, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? ए बी की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्मेट में निकालो, फिर उसमें लैम्डा के टर्म्स में पॉइंट अज्यूम करो। या फिर मिड पॉइंट निकाल के वो पॉइंट लाइन में सेटिस्फाई कर दो। ये आर को भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर सेटिस्फाई कर दो। एक तरीका ये था, एक तरीका, दूसरा तरीका आर निकालने के बाद ए आर और बी तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो इससे बनने वाले दो वेक्टर ए आर वेक्टर और आर बी वेक्टर कोलिनियर होंगे। दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उनके आई कैप जे कैप और के कैप के रेशियो भी आपस में इक्वेट कर सकते। दूसरा तरीका वो है, ए आर बी तीनों एक पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, तो ए आर वेक्टर और ए बी वेक्टर कोलिनियर होंगे। तो पहले ये सॉल्व करो आप लोग जल्दी से, फिर लाइन की इक्वेशन निकालो, सबसे फंडामेंटल तरीका। 2 पॉइंट पता है तो क्या लाइन की इक्वेशन निकाली जा सकती है? यस सर। पता करो।
या ट्राई की नहीं? यस सर कर रही हूँ। लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। पॉइंट कोई भी एक ले सकते हो, x माइनस फोर, वाई माइनस सेवन, जेड माइनस वन, डिनोमिनेटर में एक्स टू माइनस एक्स वन, थ्री माइनस फोर, फाइव माइनस सेवन, थ्री माइनस वन, एक्स माइनस फोर बाय माइनस वन, वाई माइनस सेवन बाय माइनस टू, जेड माइनस वन बाई टू। लाइन की इक्वेशन हो चुकी है। अब चाहो तो इसमें लैम्डा अज्यूम करके पॉइंट अज्यूम करो, या फिर ये जो पॉइंट है ये लाइन में सेटिस्फाई करो। ये पॉइंट या तो लाइन में सेटिस्फाई कर दो, या फिर सबसे बेस्ट है कि अपना जो फंडामेंटल तरीका वही अपना, सर लैम्डा अज्यूम करके की। लैम्डा अज्यूम करके लैम्डा पता करो, और फिर लैम्डा निकालने के लिए आप क्या करते थे, पी आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, वहां से लैम्डा निकलेगा। इसको लैम्डा से इक्वेट करोगे तो आर की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आर लैम्डा निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट है हर बार की तरह, पी आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होगा। बी वेक्टर मतलब ये नीचे वाला ही वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर, तो यहीं से निकाल लेना, वापस मत निकालना बेटा। इस आर और इस बी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, तो माइनस वन इंटू लेमडा प्लस फोर, माइनस टू इंटू माइनस टू लेमडा प्लस सेवन, प्लस टू इंटू टू लेमडा प्लस वन इक्वल टू जीरो। लेमडा माइनस फोर प्लस फोर लेमडा माइनस 14 प्लस फोर लेमडा प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा 9 लेमडा कैलकुलेशन चेक करो, यहां से लेमडा आएगा, लेमडा आएगा मतलब आर आ जाएगा। जैसे आर का कोऑर्डिनेट आएगा, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला की मदद से अल्फा बीटा गामा निकालोगे। ये सारे क्वेश्चन क्लास में करा रखे, फिर भी अगर आप एग्जाम में अभी भी करके नहीं आ रहे तो फिर देखो क्या कहाँ कमी आ रही जा रही है। ऑलरेडी बोला इमेज वाले क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्वेश्चन आते हैं, और सेम क्वेश्चन क्लास में आपके नोट्स खोल के देख लेना। दो पॉइंट दिए थे तो सबसे पहले हमने लाइन की इक्वेशन निकाली थी, जैसे क्योंकि लाइन की इक्वेशन ही पहला स्टेप रहेगा। लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर अज्यूम करोगे, लेमडा निकालने के लिए पी आर डॉट बी इक्वल टू जीरो, वहां से लेमडा आएगा मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा, उसके बाद फिर आप आगे की चीज करो। कैलकुलेशन करो, बताओ कितना आ रहा है। आंसर अब खुद को ही निकालना चाहिए आपको। कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया जेई में। सर मैंने बी पॉइंट को x1 y1 एज्यूम किया था, बट मेरी लैम्डा की वैल्यू अलग आ रही है। फाइनल आंसर सेम आना चाहिए, कुछ भी अज्यूम करो। ओके सर। कैलकुलेशन करो जो भी अज्यूम किया। सॉल्व करो सब लोग, कैलकुलेशन अपनी अपनी चेक करो खुद से ही।
पेपर ये टफ था नहीं इस बार, सारे जेई के पीवाईक्यू ही थे। ठीक है आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो ये कोनिक सेक्शन का था, लेकिन मैंने आपको कहा था अगर आपने वो उस दिन वाला लेक्चर अटेंड किया होगा तो भी ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए था। किया था एग्जाम में ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, किया था या नहीं? पढ़ो क्वेश्चन को, नो सर। वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन था। अगर आपको बोर्ड्स लेवल भी आता होगा तो आपके स्कूल का कोई बच्चा भी करेगा इसको। पढ़ो ध्यान से इस क्वेश्चन को। पी पता है क्या? इस पैराबोला का फोकस बता सकते हो? सिखाया था क्लास में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x का फोकस कहाँ पे होता है? 1,0 a,0 पे होता है। सबको पता है कि नहीं? सिंपल चीज है। ए कितना होगा? 4 4। तो फिर अब बताओ इसमें क्या टफ था? 4a को कंपेयर करो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो 4a बराबर 16, यहाँ से a कितना आ जाएगा? 4। तो फोकस कहाँ पे? 4,0 पे। अब ये इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पूछा है, फ्रैक्शन फॉर्मूले से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्यू कैसे निकालोगे? अब मैंने आपको उस दिन जब ये चैप्टर पढ़ाया था आपको एक चीज बताई थी, फोकल कॉर्ड की एक प्रॉपर्टी होती है बहुत स्टैंडर्ड, कि मान लो अगर एक पैराबोला की फोकल कॉर्ड है, इसका पैरामीटर अगर t है, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है? मान लो t1, इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है मान लो t2। तो बताओ t1 t2 में क्या रिलेशन होता था? अगर ये फोकल कॉर्ड है, इसके पैरामेट्रिक t1.t2 - 1 वेरी गुड, t1 डॉट t2 इक्वल टू -1, ये बताया था फोकल कॉर्ड के लिए, नोट लिखवाया था उस दिन। ठीक है, इतना सा फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए। अब आपको एक पैरामीटर दिया हुआ ये, इसका t कैसे पता करेंगे? इसका क्या होता है फॉर्मूला? at स्क्वायर 280। पॉइंट कैसे अज्यूम करते हैं? at स्क्वायर 280। तो ये पॉइंट क्या होगा? a कितना है? 4, तो हो जाएगा 4t स्क्वायर 80। तो आप किसी एक को कंपेयर कर लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो। तो 8t की वैल्यू किसके बराबर होगी? -4 के बराबर। तो t कितना आ जाएगा? -1/2। ये t1 आ गया मान लो, ये क्या आ गया आपका? t1। अंडरस्टूड? y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 80 स्क्वायर 280 होता तो 280 -4 के बराबर कर दिया, 280 -4 के बराबर कर दिया, यहाँ से t1 आ गया। t1 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो t2 आ जाएगा। t2 आ जाएगा मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का वापस कोऑर्डिनेट कैसे लगोगे? 80 स्क्वायर 280, a कितना है? 4, t आ चुका है, पॉइंट q आ जाएगा। अब आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके m और n में रिलेशन डेवलप करो। तो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट थे। पहली बात, फोकस तो आपको निकालना आना चाहिए था 4,0, f पता है, p पता है, फोकल कॉर्ड है। तो ये मैंने उस दिन बताया था आपको, फोकल कॉर्ड में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में रिलेशन क्या होता है? एक अगर a है दूसरा b है तो t1 t2 -1। और पैराबोला पे पॉइंट अज्यूम करने का तरीका at स्क्वायर 280। ठीक है, तो ये होना चाहिए था। एक 3D का क्वेश्चन और आया था, लाइन L1 पासिंग पैरेलल टू दिस, पासिंग थ्रू दिस, L2 पैरेलल टू दिस, पासिंग थ्रू दिस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। ये करा था? यस सर। सबसे पहले सब कुछ दिया हुआ एक्चुअली, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू ही रखनी थी। यस b1 वेक्टर होता है आपका पैरेलल वेक्टर, तो b1 वेक्टर को क्या अज्यूम करोगे? -3 2 4, ये आपका पहला पैरेलल वेक्टर। b2 मतलब सेकंड पैरेलल वेक्टर, वो कितना है? 2 1 3। a1 मतलब पॉइंट ऑन द लाइन 1, 7 6 और a2 ऑन द पॉइंट ऑन द लाइन 2। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2
अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो दो ही क्वेश्चन आए थे, एक 3D का क्वेश्चन आया जो कि सबसे स्टैंडर्ड था, और एक वेक्टर का क्वेश्चन आया था इमेज निकालने वाला, वो 3D का क्वेश्चन ही आया था। दोनों आपको करके आने चाहिए थे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और आया था, हर बार मैं आपको जो बोलता हूँ लेबनिट्स थ्योरम पे, वो भी बहुत आसान था। आपके पहले भी पुराने कोई टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आए हुए थे। यस सर। ये वाला देखो, पढ़ो सब लोग। n 1 से x f of t dt इक्वल टू 5x fx माइनस x की पावर 5 माइनस 9। पहला स्टेप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट हाँ, वेरी गुड। पिछले 2-3 टेस्ट से मैं एक चीज बोल रहा हूँ, अगर आपने वो मेरी लाइन याद रखी होगी तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी लिमिट्स में वेरिएबल आता है क्या करते हैं? एक ही तरीका है, डिफरेंशिएट। ये आंसर आना चाहिए था, एक ही बच्चे ने आंसर दिया। पिछले 3 टेस्ट से बोल रहा हूं मैं कि जब भी लिमिट्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स होती है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसमें अगर वेरिएबल दिखे क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे। न्यूटन लेबनिट्ज तो फॉर्मूला अप्लाई होगा। कैसे डिफरेंशिएट होगा? अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इंटू एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, आरएचएस का डिफरेंशिएशन करोगे। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, यू डैश इंटू वी प्लस बी डैश इंटू यू। तो ये आपका फंक्शन बना। बेसिकली ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एफ एक्स की जगह वाई, इसकी जगह डी वाई बाई डी एक्स लिख दो। तो सबको उधर भेजोगे, ये 10 उधर जाके माइनस होगा, तो जगह 5x डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश की जगह डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, और ये 5y माइनस 10y, तो माइनस का 5y माइनस 5x की पावर 4 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? 5 कॉमन में चला जाएगा, x से डिवाइड कर दोगे तो dy बाई डी एक्स प्लस माइनस 1 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो वन ऑफ द वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था और इजी भी था। अगर वो लाइन याद होती तो आराम से क्वेश्चन हो सकता था। एफ ऑफ 1 0 कैसे हुआ? एफ ऑफ 1 कहाँ 0 किया? एफ ऑफ 1 0 नहीं किया। न्यूटन लेबनिट्ज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है सर, ठीक है। ये मान लो एच एक्स है, ये मान लो जी एक्स है, ये मान लो एफ ऑफ टी है। इसको डिफरेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन इंटू एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन इंटू एफ ऑफ लोअर लिमिट। आपका लोअर लिमिट में था कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। 0। देख लो सब लोग अच्छे से। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद फिर जो भी पूछा है वो निकलेगा, और सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पेपर मैथ्स के केस में तो इतना टफ नहीं था, बाकी का पता नहीं, लेकिन मैथ्स में आपको बहुत सारे मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक थे, ढंग से अटेम्प्ट करके आना चाहिए था। और ये पेपर अच्छा है तो घर पे जाके एक एक क्वेश्चन को वापस री अटेम्प्ट करना। सर हाँ सर ये FF3 निकालने को कहा गया, तो सर ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है सर वो कैसे निकलेगा सर? हाँ, वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छे। यहाँ पे सबसे पहले हाँ, ये क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसको निकालना है। तो इसके लिए भी एक पिछले टेस्ट में एक तरीका सिखाया था, इसका यूज बताओ कैसे करो ताकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकले। सेम एक क्वेश्चन आया था जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैंने यहाँ पे स्टेप अपनाई थी, अगर ध्यान हो तो बताओ क्या स्टेप अपनाई थी। कांस्टेंट देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, वो कैसे निकलेगा? तो यहाँ से आप क्या डेटा निकालोगे?
क्या फिर करेंगे? x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हाँ। सिर्फ। x की वैल्यू 1 पुट अप कर दोगे तो लिमिट सेम हो जाएगी। याद आ रहा है? थोड़े दिन पहले अभी जब अब टेस्ट का एक डिस्कशन में ये किया था हमने, x की वैल्यू 1 रख दी थी तो लिमिट सेम हो जाएगी। यस सर। यहाँ पे पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 से 1 f of t dt इक्वल टू 5 इंटू f of 1 माइनस 1 माइनस 9, तो ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से f of 1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये इसका यूज करोगे c निकालने के लिए, और फिर c निकल जाएगा, फिर पूरे क्वेश्चन में x की जगह 3 रख के y आएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई हर पेपर डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। पेपर डिस्कशन सिर्फ क्लास में नहीं करना, घर जाके रिपीट भी करना है। अगर आपने घर जाके क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए था। अब समझ में आ गया? यस सर। यस यस सर। ये तो आपको करना चाहिए ये सब चीजें। बहुत अच्छा पेपर था। एक बार बचे हुए क्वेश्चन सब लोग ट्राई करना। आपके ग्रुप में पीडीएफ आ गई है पेपर की? यस यस सर। ठीक है। यस सर। एक एक जो भी क्वेश्चन आपने जिन जिन चैप्टर के आपने कर रखे हैं उन सारे चैप्टर के क्वेश्चन को री अटेम्प्ट करना है। कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में पूछ लेना। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे किया था प्रॉमिस कि मैं आपको चैप्टर वाइज नोट्स और वो सब बना के दूंगा। थोड़ा ठीक है। टाइम लग रहा है तो मैं हो सकता है आज रात तक नहीं तो कल दोपहर तक आपको बना के दे दूंगा, ताकि एक हफ्ते पहले मैं क्या करूंगा, सारे चैप्टर के आगे पीवाईक्यू तो बने हुए ही हैं, उस 25 पीवाईक्यू में टॉप 8 पीवाईक्यू लिख दूंगा जो कि इजी और इस हैं। तो एटलीस्ट वो हर चैप्टर के आप 8-8 क्वेश्चन तो कर सकते हो। हर चैप्टर का 8-8 क्वेश्चन भी करोगे तो आपके चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। आपके पास अभी लगभग, अब किसी किसी का पेपर अलग अलग दिन है, किसी का 28 को, किसी का 27, किसी का 21-22 को भी आया, तो सबके पास ऑन एन एवरेज 8 से 9 दिन तो है ही है। तो मान लो 10 दिन भी अज्यूम करें, और आपके पास मान लो पर सब्जेक्ट आप 20 चैप्टर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ऑन एन एवरेज 20 चैप्टर के फंडामेंटल फॉर्मूले करना है आपको, तो पर डे का 2 चैप्टर का टारगेट लेकर चलना है आपको तीनों सब्जेक्ट में, कि पर डे में 2 चैप्टर रिवीजन करना है। अंडरस्टूड? तो पर डे में अगर आपको 2 चैप्टर रिवाइज करना है तो आप पूरा डिटेल में नहीं जा सकते। उस नोट्स को फटाफट पढ़ो, क्लास नोट्स उठा लो, या शॉर्ट नोट्स बनाए रखे तो उन शॉर्ट नोट्स को फटाफट पढ़ो, और पर चैप्टर में 10-10 क्वेश्चन कर लो। मतलब आप 1 घंटा भी दोगे एक चैप्टर को तो एक घंटे में 10 क्वेश्चन और नोट्स रिवाइज करना डुएबल है। तो 1 घंटे में आपका एक चैप्टर निपटेगा, दूसरे घंटे में दूसरा चैप्टर निपटेगा, 2 घंटे मैथ्स के हो गए, 2 घंटे फिजिक्स के हो गए, 2 घंटे केमिस्ट्री के हो गए, 6 घंटे का सेल्फ स्टडी का टाइम हो गया। क्लासेस में जिस दिन पेपर डिस्कशन हो उस दिन तो जरूर आना, और बाकी टाइम जो टॉपिक एक बार देख लेना क्या चल रहा है, उसके हिसाब से अपने जजमेंट ले लेना, और डाउट डिस्कशन ग्रुप में हेल्प। अच्छा एक चीज और, कल से एक ओपन डाउट सेशन भी रखेंगे, कल से लेके 14 तक, तो वो भी शेड्यूल भी मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा। उस ओपन डाउट सेशन में दूसरे टीचर्स रहेंगे थोड़े दिन के लिए, फिर कभी जिस दिन मैं फ्री रहा उस दिन मैं आऊंगा। उस ओपन डाउट सेशन में जाके आप अपने डाउट्स क्लियर भी कर सकते हो। उसका टाइमिंग क्या होगा वो भी अभी मैं ग्रुप पे भेज दूंगा आपको, ठीक है? ये अभी मैंने बात करी है 1-2 टीचर से हेल्प लेने की। एक ओपन डाउट सेशन रखा क्योंकि आपने बोला था 10 से 14 आपकी छुट्टी है, तो उसमें हम एक ओपन डाउट सेशन रख रहे हैं, ठीक है? और आपकी बाकी तो चल ही रहा है, ठीक है? क्लियर है एवरीवन? हो सकता है कि मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैथ्स की कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी लगाऊं। जो बच्चे मैथ्स में वीक है जिनको अटेंड करनी है वो बता देना, ठीक है? ओके चलो, फिजिक्स का भी होगा डाउट सेशन ओपन? तीनों सब्जेक्ट का होगा। शेड्यूल भेज रहा हूँ अभी ग्रुप में, बना रहा हूँ मैं, वही बना रहा हूँ बैठ के, ठीक है? ओके थैंक यू। ओके सर।